नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतर रहे हैं जिसे हम रोज सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, शायद जिसके साए में जीते भी हैं, लोकतंत्र। पर यह शब्द जितना सीधा लगता है, इसकी कहानी उतनी ही पेचीदा भी है। आज हमारे पास कुछ सवाल और उनके जवाब हैं। समझिए कि ये लोकतंत्र की कहानी के कुछ बिखरे हुए पन्ने हैं और हमारा काम है इन पन्नों को जोड़कर तस्वीर को समझना। तो ये जानकारी असल में बहुविकल्पीय प्रश्नों और उनके जवाबों का एक तरह से संग्रह है। ये हमें बताएगा कि लोकतंत्र क्या है, इसकी पहचान क्या है और हाँ, ये जरूरी क्यों है। चलिए, इन सवालों के जरिए लोकतंत्र के इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तैयार है इस सफर के लिए? बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी परिभाषाएं नहीं है, ये असल में ये समझने की कोशिश है कि जमीन पर असलियत में कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक बनती कैसे है। अब देखिए, पहला सवाल ही हमें इस कहानी की शुरुआत में ले जाता है। हाँ, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सरल सी लगने वाली बात से कि लोकतंत्र सरकार का वो रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। सुनने में कितना आसान है ना? जैसे वोट दिया, सरकार चुन ली, हो गया लोकतंत्र। हाँ, पर यही तो कहानी का पहला मोड़ आता है। जानकारी जो है वो बताती है कि ये सरल सी परिभाषा काफी नहीं है। सोचिए क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ चुनाव करवाना ही लोकतंत्र है, तो दुनिया की लगभग हर सरकार, चाहे वो कितनी भी क्या कहते हैं तानाशाही क्यों ना हो, बस चुनाव का दिखावा करके खुद को लोकतांत्रिक कह देगी। असली लोकतंत्र इस दिखावे से कहीं आगे की चीज है। ये तो बस पहला दरवाजा है, समझ लीजिए। अच्छा, मतलब सिर्फ चुनाव का एक लेबल लगा देना ही काफी नहीं है। तो फिर असली चीज क्या है? वो कौन सी बात है जो दिखावे और हकीकत में फर्क करती है? इसे समझने के लिए हमारे पास पाकिस्तान का एक उदाहरण है, वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का। वहां भी चुनाव हुए थे, तो क्या वो लोकतंत्र था? जानकारी के मुताबिक नहीं, और वजह दिलचस्प है। पाकिस्तान में उस वक्त चुने हुए नेता तो थे, संसद भी थी, लेकिन जो सबसे अहम चीज है, यानी अंतिम फैसले लेने की ताकत, वो उन चुने हुए नुमाइंदों के पास थी ही नहीं। असल शक्ति तो फौज के अफसरों और खुद जनरल मुशर्रफ जैसे लोगों के हाथ में थी, जिन्हें जनता ने नहीं चुना था। बाप रे, मतलब जनता वोट देकर जिन्हें भेजे, वो बस नाम के शासक थे। असली चाबी किसी और के पास थी। बिल्कुल। और यहीं से हमें मिलती है लोकतंत्र की पहली कसौटी, या कहिए कहानी का पहला सूत्र। अंतिम फैसले लेने की जो निर्णायक शक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें जनता ने खुद चुना है। हमें देखना होगा कि असली लगाम किसके हाथ में है, चुने हुए लोगों के या पर्दे के पीछे किसी और के। समझ गई। तो पहली शर्त, असली शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? अगर शक्ति सही हाथों में हो भी, तो उन हाथों तक पहुंचने का रास्ता, यानी चुनाव, वो कैसा होना चाहिए? यहाँ चीन का जिक्र आता है। बताया गया है कि चीन में भी नियमित तौर पर चुनाव होते हैं। फिर वहाँ क्या मसला है? हाँ, ये कहानी का दूसरा अहम मोड़ है, विकल्प का सवाल। क्या चुनने वालों के पास सचमुच कोई असली चॉइस है? जानकारी के अनुसार चीन में चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से हरी झंडी लेनी पड़ती है। नतीजा, सरकार हमेशा उसी एक पार्टी की बनती है। यानी नागरिकों के पास कहने को तो चुनाव है, पर असल में कोई दूसरा गंभीर राजनीतिक विकल्प है ही नहीं। ये एक तरह की बंद गली जैसा लगता है, नहीं? और मेक्सिको का मामला भी उठाया गया है, जो थोड़ा अलग है। वहां साल 2000 तक एक ही पार्टी, पीआरआई, लगातार जीतती आ रही थी। पर वहां चीन जैसी एक पार्टी व्यवस्था या फौजी तानाशाही नहीं थी। फिर भी उन चुनावों पर सवाल क्यों उठते थे? लेकिन असलियत ये थी कि जो पार्टी सत्ता में थी, पीआरआई, वो चुनाव जीतने के लिए हर तरह के गलत हथकंडे अपनाती थी। सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल, मीडिया पर दबाव, वोटरों को प्रभावित करना। तो चुनाव हो तो रहे थे, पर वो न तो स्वतंत्र थे और न ही निष्पक्ष। लोगों के लिए मौजूदा सरकार को हराना लगभग नामुमकिन सा बना दिया गया था। तो इन दोनों उदाहरणों से चीन और मेक्सिको, लोकतंत्र की कहानी का अगला सबक क्या निकलता है? इससे लोकतंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण पहचान सामने आती है कि चुनाव सिर्फ होने नहीं चाहिए, बल्कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। इसका मतलब है कि अलग अलग पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच एक वास्तविक मुकाबला होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, लोगों के पास ये असली ताकत होनी चाहिए कि अगर वो चाहें तो मौजूदा शासकों को वोट के जरिए हटा सकें। चुनाव महज एक रस्म नहीं, बल्कि सत्ता बदलने का एक सच्चा और क्या कहते हैं, खरा मौका होना चाहिए। ठीक है, तो असली शक्ति सही हाथों में, और उन हाथों को चुनने का रास्ता, यानी चुनाव, भी साफ सुथरा और विकल्पों से भरा हुआ।
कहानी आगे बढ़ती है। अब बात आती है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत की। सुनने में ये भी बिल्कुल सीधा लगता है, हर नागरिक का वोट बराबर। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, हमेशा नहीं। और यही लोकतंत्र की कहानी एक और परत खोलती है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं जहां इस बुनियादी सिद्धांत को तोड़ा गया। जैसे सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का हक ही नहीं था। सोचिए, आधी आबादी वोट ही नहीं दे सकती थी। या फिर फिजी का उदाहरण है, जहां व्यवस्था कुछ ऐसी है कि वहां के मूल निवासी फिजी नागरिक के वोट का वजन उसी देश में रहने वाले भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। हैं? मतलब एक ही देश के दो नागरिकों के वोट की कीमत अलग-अलग? ये तो अजीब बात है। जी हाँ, और ये लोकतंत्र के दिल पर चोट करने जैसा है। यहीं से हमें मिलती है लोकतंत्र की तीसरी अनिवार्य शर्त। हर वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का मूल्य बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। यही है राजनीतिक समानता, जिसके बिना लोकतंत्र अधूरा है। अच्छा, तो 3 जरूरी बातें हो गईं: असली शक्ति, निष्पक्ष चुनाव और सबके वोट का बराबर मूल्य। अब एक और स्थिति सोचिए। मान लीजिए कोई नेता है जो बहुत लोकप्रिय है, लोग उसे बहुत चाहते हैं और वो बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव जीतकर सत्ता में आता है। क्या अब वो कुछ भी कर सकता है? अपनी मनमर्जी चला सकता है? यहाँ जिम्बाब्वे का जिक्र है रॉबर्ट मुगाबे के शासन का। वो लोकप्रिय भी थे और चुनाव भी जीतते थे। ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। बिल्कुल। जिम्बाब्वे का उदाहरण हमें सिखाता है कि सिर्फ लोकप्रिय होना या चुनाव जीत लेना ही किसी सरकार को लोकतांत्रिक बनाने के लिए काफी नहीं है। मुगाबे की सरकार चुनाव तो जीतती थी, पर जीतने के बाद उसने अक्सर संविधान के नियमों को ताक पर रख दिया। नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को कुचला गया, विरोधी पार्टियों को काम नहीं करने दिया गया, मीडिया की आज़ादी पर हमले हुए और यहाँ तक कि अदालतों के फैसलों को भी अनदेखा किया गया। यानी चुनाव जीतना वो मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से निकलती है लोकतंत्र की चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहचान। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के आधार पर नहीं चलती, बल्कि वो संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों और नागरिकों को मिले अधिकारों की सीमाओं के अंदर रहकर ही काम करती है। उसे सिर्फ अपने समर्थकों का ही नहीं, बल्कि अल्पमत में बैठे लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करना होता है। सबको सोचने, बोलने, संगठन बनाने, विरोध करने जैसे बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए, जिनकी गारंटी कानून देता हो। कानून का राज होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं। वाह! तो ये है लोकतंत्र की 4 बुनियादें। अंतिम शक्ति चुने हुए लोगों के पास, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव जहां असली विकल्प हो, हर वोट का बराबर मूल्य और सरकार का कानून और अधिकारों की हद में रहना। अब सवाल उठता है कि ये व्यवस्था जिसमें इतनी सारी शर्तें हैं, आखिर अच्छी क्यों है? इसके फायदे क्या हैं? जानकारी में भारत और चीन के बीच 1958-1961 के दौरान बड़े भयंकर अकाल की तुलना की गई है। हाँ, ये तुलना कहानी को एक नया आयाम देती है। बताया गया है कि उस दौर में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सरकार को लोगों की खाद्य जरूरतों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाया। क्यों? क्योंकि भारत में स्वतंत्र प्रेस था, विपक्षी दल थे जो सरकार की नाकामी पर सवाल उठा सकते थे, हंगामा कर सकते थे। इस दबाव के कारण सरकार को अकाल से निपटने के लिए कदम उठाने पड़े। दूसरी तरफ चीन में एक पार्टी का शासन था, कोई स्वतंत्र मीडिया या विपक्ष नहीं था। नतीजा, वहां इतिहास का शायद सबसे विनाशकारी अकाल पड़ा। करोड़ों लोग मारे गए और दुनिया को लंबे समय तक इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे साफ पता चलता है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह होती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, जवाबदेही। अच्छा, और फैसले लेने के मामले में अक्सर लगता है कि लोकतंत्र में बड़ी देर लगती है, बहसें होती रहती हैं। क्या इससे फैसलों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है? हाँ, ये सच है कि लोकतंत्र में सलाह मशवरा और बहस में वक्त लगता है, लेकिन इसे कमजोरी की बजाय ताकत की तरह देखना चाहिए। जब किसी मुद्दे पर कई लोग अलग अलग नजरिए से सोच विचार करते हैं, तो किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे फैसला लेने का खतरा कम हो जाता है। देर बेशक हो सकती है, लेकिन उम्मीद ज्यादा होती है कि फैसला ज्यादा संतुलित, ज्यादा बेहतर और ज्यादा लोगों को मंजूर होगा। और भारत जैसे देश के लिए, जहाँ इतनी तरह के लोग हैं, अलग भाषाएं, अलग धर्म, अलग रहन सहन, क्या वहाँ लोकतंत्र का कोई खास मतलब है? यकीनन, इतनी विविधता वाले समाज के लिए लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये अलग अलग समूहों को शांति से एक साथ रहने का मौका देता है।
लोकतंत्र में कोई एक समूह हमेशा के लिए नहीं जीतता, न ही हमेशा के लिए हारता है। अलग अलग समय पर अलग अलग समूह सत्ता में आ सकते हैं या अपनी बात मनवा सकते हैं। ये सबको साथ लेकर चलने का एक ढांचा मुहैया कराता है। और अगर हम एक आम इंसान के तौर पर सोचें, लोकतंत्र हमारी जिंदगी में क्या जोड़ता है? क्या ये हमें बेहतर महसूस कराता है? बिल्कुल। लोकतंत्र का पूरा आधार ही राजनीतिक समानता है। ये कहता है कि चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबका राजनीतिक दर्जा बराबर है। सबको एक वोट का अधिकार है। इससे नागरिक की अपनी इज्जत, अपनी गरिमा बढ़ती है। वो सिर्फ हुक्म मानने वाली प्रजा नहीं रहता, बल्कि खुद ये तय करने वाला नागरिक बनता है कि उस पर कौन राज करेगा। एक और दिलचस्प सवाल जो सामने आया, क्या लोकतंत्र अपनी गलतियां सुधार सकता है? मान लीजिए कोई सरकार गलत फैसला ले लेती है, तो क्या उसे ठीक करने का कोई रास्ता है इसमें? हाँ, और ये लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है। देखिए, गलतियां तो किसी भी सरकार से हो सकती हैं, पर लोकतंत्र में उन गलतियों को छुपाना मुश्किल होता है। उन पर खुलकर बहस होती है, मीडिया में, संसद में, सड़क पर। नागरिक आवाज उठा सकते हैं, और अगर सरकार अपनी गलती मानकर उसे सुधारती नहीं है, तो नागरिकों के पास सबसे बड़ा हथियार है अगला चुनाव। वो उस सरकार को हटाकर दूसरी सरकार चुन सकते हैं। इस तरह लोकतंत्र में अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का एक अंदरूनी तंत्र मौजूद होता है। तो हमने देखा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है, ये जवाबदेही लाता है, बेहतर फैसलों में मदद करता है, विविधता को संभालता है, नागरिक की इज्जत बढ़ाता है और गलतियां सुधारने का मौका भी देता है। लेकिन क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार चलाने के तरीके तक ही सीमित है? जानकारी बताती है कि इसका एक और भी गहरा, व्यापक मतलब है, जो सिर्फ राजनीति या सरकार तक सीमित नहीं। लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे सबसे सलाह लेना, सबकी सहमति से काम करना, सबको बराबर मानना, इन्हें हम अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में लागू कर सकते हैं। सोचिए, क्या एक परिवार में फैसले सिर्फ बड़े लेते हैं या सबसे पूछा जाता है? क्लासरूम में नियम सिर्फ टीचर बनाते हैं या छात्रों की भी राय ली जाती है? ये लोकतंत्र को जीने का तरीका है, एक तरह से। और अगर हम एक सपने की तरह सोचें, एक आदर्श लोकतंत्र वो कैसा होगा? क्या इसके बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, एक बहुत ऊंचे आदर्श की तस्वीर खींची गई है। कहा गया है कि किसी देश में सच्चा लोकतंत्र तब आएगा जब वहां कोई भी इंसान भूखा सोने पर मजबूर न हो और हर नागरिक के पास फैसलों में हिस्सा लेने के लिए जरूरी जानकारी, बुनियादी तालीम और बराबर के संसाधन हों। यह वाकई एक ऊंचा लक्ष्य है, जिसे हासिल करना शायद किसी भी देश के लिए आसान नहीं। तो अगर ऐसा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह से 100% लोकतांत्रिक नहीं है? जानकारी इसी तरफ इशारा करती है। सच तो यह है कि कोई भी देश एक आदर्श लोकतंत्र नहीं है। हर लोकतांत्रिक देश में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ चुनौतियां हैं। हमने जिन 4 विशेषताओं की बात की, उन्हें भी पूरी तरह से लागू करना और बनाए रखना एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस बैठ गए। ये एक सफर है। तो फिर इसे बनाए रखने और बेहतर बनाने का काम किसका है? ये संघर्ष कौन करेगा? और यही कहानी का सबसे जरूरी सबक आता है। जानकारी इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये काम मुख्य रूप से नागरिकों का है। लोकतंत्र को बचाना, उसे मजबूत करना सिर्फ नेताओं या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। ये इस बात पर टिका है कि नागरिक कितने जागरूक हैं, कितने सक्रिय हैं, कितने सवाल पूछते हैं, अपने अधिकारों के लिए कितने खड़े होते हैं और हाँ, दूसरों के अधिकारों का कितना सम्मान करते हैं। और शायद यही वो चीज है जो लोकतंत्र को राजशाही या तानाशाही जैसी दूसरी व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग बनाती है। बिल्कुल सही। ये सबसे बड़ा फर्क है। लोकतंत्र को चलने के लिए, फलने फूलने के लिए सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी चाहिए। इसी से उसे ताकत मिलती है। जबकि ज्यादातर गैर लोकतांत्रिक सरकारें तो यही चाहेंगी कि आम लोग राजनीति से दूर रहें, चुपचाप रहें, सवाल ना करें। लोकतंत्र नागरिकों से जुड़ने, बोलने और हिस्सा लेने की मांग करता है। तो आज हमने लोकतंत्र की इस कहानी को कुछ सवालों और जवाबों के जरिए समझने की कोशिश की। बिल्कुल। हमने देखा कि ये सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि अंतिम शक्ति का सही हाथों में होना, निष्पक्ष चुनावी मुकाबले का मौका, हर वोट की बराबरी और कानून के राज का पालन करना है। हमने ये भी जाना कि ये कहानी जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जवाबदेही लाती है, बेहतर फैसलों का रास्ता खोलती है, विविधता में एकता साधना सिखाती है, हर इंसान को सम्मान देती है और अपनी कमियों को सुधारने की हिम्मत भी देती है।
और जो सबसे बड़ी बात उभर कर आए वो ये कि लोकतंत्र कोई बनी बनाई इमारत नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला निर्माण कार्य है जिसकी नींव और दीवारें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही टिकी रहती हैं और मजबूत होती हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की बातें ही खत्म करते हैं। लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस कहानी में, इस लगातार चलने वाले निर्माण कार्य में एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी भूमिका क्या है और हम उसे और ज्यादा सार्थक और ज्यादा असरदार कैसे बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर।